हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और डिस्कशन में। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीपीपी 9 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये डीपीपी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बिकॉज इसके अंदर टॉपिक कवर किया है वो है पोटेंशियोमीटर, एंड दैट टॉपिक इज वेरी 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 यूजफुल फॉर द बोर्ड्स, फॉर योर नीट। ठीक है, अगर आप बोर्ड की बात करोगे तो बेटा बोर्ड के अंदर इसके डेरिवेशंस आती है, जो आयता सर ने कराई आपको कि आपका एप्लीकेशन जो है उसको डेरिवेशन आती है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, ये बेसिकली ये टॉपिक है, ये बोर्ड के हिसाब से फुल फ्लेज 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके ऊपर पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, जिसके अंदर हम लोग डेरिवेशन, जिसमें थोड़ा सा डेरिवेशन आता है इसके एप्लीकेशंस का, एंड उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है, एंड ये मिला के एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एंड अगर मैं नीट की बात करूं बेटा तो पिछले 3-4 सालों से अगर आप देखोगे आप तो हर बार इसका सवाल आ ही रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड में है, बेसिकली हम लोग चलता है, ट्रेंड चलता है, तो ट्रेंड में है इस टाइम ये पोटेंशियोमीटर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आई होप आप सभी लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। इन केस अगर अभी किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है तो बेटा हमारे साथ अटेम्प्ट करते चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एंड डिस्कशन को सुनते चलिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इसका डिस्कशन की। मेरा नाम है नीतीश शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। लेट्स स्टार्ट। In case of a potentiometer, if the resistance of the rheostat is increased, then the balancing length for the same cell in secondary circuit will be okay। तो आपने जो rheostat लगाते हैं हम लोग किस में लगाते हैं, वो लगाते हैं हम लोग आपके प्राइमरी सर्किट के अंदर। ठीक है, दैट मीन्स कुछ इस तरीके का सर्किट होता है कि एक हमारे पास एक बैटरी है, लेट्स सपोज, यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस, देन वी हैव rheostat, देन वी हैव अ पोटेंशियोमीटर वायर, कुछ इस तरीके का ये होता है। इतना सर्किट होता है हमारा प्राइमरी सर्किट। यहाँ पे एक बैटरी लगी होती है, लेट्स से E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ मान लेते हैं R, यहाँ पे एक रियोस्टैट मानते हैं जिसका रेजिस्टेंस RH, एंड ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है, दिस इज वन पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज B, एंड इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है RAB, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है RAB। ये कहलाता है हमारा प्राइमरी सर्किट, एंड इस प्राइमरी सर्किट के साथ यहां पर लगा होता है एक, लेट्स सपोज सेकेंडरी सेल लगा हुआ है, सेकेंडरी सेल, उसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड गैल्वेनोमीटर, एंड यहां पर लेट्स सपोज आपको नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका जनरल सर्किट होता है, किसका, आपके पोटेंशियोमीटर का जनरल सर्किट है बिल्कुल। यानी कि मैं सारे केस कंसीडर कर रहा हूँ कि जो प्राइमरी सर्किट के अंदर बैटरी लगी हुई है उसमें भी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, रियोस्टैट भी लगा हुआ है, पोटेंशियोमीटर वायर जो है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, मैं सारी पॉसिबिलिटी कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ अगर मेरे को बैलेंसिंग लेंथ निकालनी होती है किसी सेकेंडरी सेल के लिए, लेट्स से E2 के लिए, सो आई विल राइट दिस E2 विल बी इक्वल टू K into L, एंड यहाँ पे K क्या होता है, K होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो बेसिकली पोटेंशियोमीटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोटेंशियल ग्रेडियंट ही है। ठीक है, तो क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, व्हाट इज दिस के होता है ये जो AB वायर है ना, ये जो AB वायर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय, लेट सपोज इसकी लेंथ कितनी है, L इसकी लेंथ है, लेट सपोज इसकी लेंथ कितनी है, L है, सो VAB बाय L, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर, नाउ अब VAB क्या होता है, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR के बराबर। तो दैट मींस अगर हम लोग कहें कि ये जो प्राइमरी सर्किट है इसके अंदर अगर करंट ड्रॉ है I, इसके अंदर करंट है I, तो दैट मींस VAB हो जाएगा I इंटू RAB डिवाइडेड बाई L। ठीक है, नाउ अब ये I कितना होगा, व्हाट विल बी दिस I हो जाएगा आपका, एक सेकंड बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, I हो जाएगा आपका, दिस I विल बी इक्वल टू, अब देखो ये जो प्राइमरी सर्किट के अंदर बैटरी कितने की लगा रखी है, E1 की, तो बैटरी लगा रखी है E1 की डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कौन कौन सा है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, रियोस्टैट का, और ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका, दैट मींस R प्लस RH प्लस RAB, ये हो जाएगा करंट। एंड अगर यहां से अब मैं K की वैल्यू लिखूं तो K की वैल्यू हो जाएगी E1 डिवाइडेड बाई R प्लस RH प्लस RAB, ये हो गया I,
के क्या था, आई आर ए बी बाई एल, तो ये आई हो गया इनटू आर ए बी, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर डिवाइडेड बाई एल. दिस इज योर इन जनरल पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, ये सारे पॉसिबिलिटी कंसीडर करके ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है. अब मानो कि अगर किसी प्राइमरी सर्किट के अंदर रियोस्टेट है ही नहीं तो आरएच की वैल्यू 0 हो जाएगी, या फिर आपने प्राइमरी सर्किट के अंदर जो सेल यूज किया है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो ये आर की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो इसी तरीके से हम लोग सारे केस कंसीडर कर लेते हैं. तो ये सबसे जनरलाइज केस है. ठीक है, नाउ अब ये कह रहा है क्या, अब ये कह रहा है कि यहां पर आपका ये जो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है. दैट मींस ये जो RH है अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा, अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो K की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. तो दैट मींस ऑन इंक्रीजिंग दिस RH पोटेंशियल ग्रेडियंट K डिक्रीजेस. और हमें पता है क्या, बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ कैसे निकालते हैं. अगर ये सेकेंडरी सेल का EMF E2 है तो दैट मींस ये हो जाएगा E2 विल बी इक्वल टू KL, वेयर L इज द बैलेंसिंग लेंथ. लेट्स से L इज द बैलेंसिंग लेंथ, तो दैट मींस E2 विल बी इक्वल टू KL, तो दैट मींस L हो जाएगा E2 by K. नाउ K क्या कर रहा है, K तो डिक्रीज कर रहा है, एंड K अगर डिक्रीज करेगा तो बैलेंसिंग लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. बैलेंसिंग लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. दैट मींस ऑन increasing rheostat, resistance of rheostat, on increasing resistance of rheostat, potential gradient decreases, hence balancing length increases. क्लियर. तो दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा. दैट इज द बैलेंसिंग लेंथ फॉर द सेम सेल विल इंक्रीज. ओके, चलिए नेक्स्ट. पोटेंशियोमीटर वायर इज प्लेस्ड बाय अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ. मटेरियल भी सेम है और लेंथ भी सेम है, बट हाफ द रेडियस, रेडियस आधा कर दिया. ठीक है जी. For a given potential difference, sensitivity of the potentiometer is, तो sensitivity क्या होगी इस potentiometer की, तो sensitivity जो होती है that depends on this K. sensitivity of potentiometer directly proportional to potential gradient. पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा, और आई कैन से पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा बेसिकली. सो डायरेक्टली नहीं लिखते इसको, इनवर्सली लिख देते हैं. इनवर्सली लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट. दैट मींस जितना कम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, यानी कि जितनी छोटी वैल्यू आप उससे मेजर कर सकते हो, ठीक है, जितनी छोटी वैल्यू उससे मेजर कर सकते हो उतना ज्यादा सेंसिटिव कहलाएगा आपका पोटेंशियोमीटर. दैट मींस आप कह सकते हो यहां से पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K. क्लियर. नाउ अब एक बात समझो, इसने कहा कि पोटेंशियोमीटर का जब मैं रिप्लेस किया दूसरे वायर से, इसका मटेरियल सेम है, लेंथ भी सेम है, और फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है. एंड हम K को डिफाइन कैसे करते हैं, K को डिफाइन करते हैं VAB by L, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ. अब ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और उसकी लेंथ भी सेम है, तो दैट मींस VAB सेम, लेंथ सेम, तो दैट मींस K विल रिमेन सेम. K जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. एंड अगर K सेम रहेगा इसका मतलब क्या है, सेंसिटिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी. दैट मींस ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, दैट इज रिमेन सेम. क्लियर. इसको अगर आप मैथमेटिकली करना चाहते हो तो मैथमेटिकली भी देख सकते हो.
जो रेडियस का इफेक्ट है वो क्या आएगा, R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। रो सेम है, एल सेम है, उसने कहा कि एरिया को चेंज कर रहे हैं, तो दैट मींस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। नाउ अगर मैं K की बात करूं तो K होता है VAB बाई L, एंड VAB को आप लिख सकते हो IRAB बाई L, और I को आप लिख सकते हो E बाई RAB, E बाई RAB इंटू RAB बाई L, एंड यहां से RAB से RAB हो जाएगा 5, तो क्या बचेगा E बाई L, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ RAB, यानी कि रेजिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। क्लियर? नाउ अब कुछ बच्चों को यहाँ पर सवाल ये आएगा, कंफ्यूजन ये आएगा कि सर आपने I अभी पहले लिखवाया था I इक्वल टू E अपॉन R प्लस RH प्लस RAB, ये लिखवाया था अभी तो, और यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, E बाई RAB लिखा है। तो बेटा हम लोग कैलकुलेशन आसान करने के लिए अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूमिंग कैलकुलेशन आसान करने के लिए अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूमिंग R इक्वल टू 0 और RH इक्वल टू 0। ठीक है, वी कैन अज्यूम दैट, यानी कि हम लोग ऐसा सर्किट मान सकते हैं कि जिसके अंदर जो बैटरी हमने यूज करी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, एंड उसके साथ कोई रियोस्टैट भी नहीं लगा हुआ है। क्लियर? ऐसा हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट ऑफ RAB आ जाएगा। तो एंड मैंने इसको लॉजिकली भी प्रूफ कर दिया है, मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, figure shows the potentiometer used for determination of internal resistance of a cell of EMF 1 volt। ठीक है, ये 1 वोल्ट का एक EMF है, इसको बैलेंस करने के लिए देख रहे हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। When key K is open, the balance point is obtained at 90 cm from A। जब ये की ओपन है तो मतलब इस 4 ओम का कोई रोल नहीं है, अभी इस 4 ओम का कोई रोल नहीं है जब की ओपन है। The balance point is obtained at 90 cm from A। तो पहले बैलेंसिंग लेंथ कहाँ मिल रही है, पहले मिल रही है 90 सेंटीमीटर पे। ठीक है, देन व्हेन क्लोज द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 80 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, यानी कि जब आपने की को बंद कर दिया, यानी कि 4 ओम भी अब सर्किट का पार्ट बन गया, उस टाइम पे आपको जो बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है वो मिल रही है क्या, 80 सेंटीमीटर। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल मस्ट बी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो बेटा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, R इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R, वेयर R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो जिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है कई बार कि L1 क्या है L2 क्या है, अगर आप समझ सकते हो तो समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होगा तब L1 आएगा, एंड जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा तब आपका L2 आएगा। ऐसे याद नहीं रहेगा तो आप लॉजिक लगा लेना कि इंटरनल रेजिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब L1 ज्यादा होना पड़ेगा एज कंपेयर टू L2। ठीक है, L1 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा L2 से। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, R आ जाएगा, L1 की वैल्यू है 90, L2 की वैल्यू है 80 माइनस 1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 4, तो दैट मींस ये हो जाएगा 90 माइनस 80 बाई 80 एलसीएम लेने के बाद इंटू 4, तो ये हो जाएगा 10 बाई 80 इंटू 4, दैट इज 40 बाई 80, यानी कि 0.5 ओम्स। ठीक है, तो दैट मींस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, for what value of the length L the deflection in the galvanometer will be 0 in the following potentiometer arrangement, the length of the wire AB is 4 meter and its resistance is 10 ohm। तो आपको क्या निकालना है, आपको बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है बेसिकली, किसके लिए, 2 वोल्ट के लिए। तो देखो बैलेंसिंग लेंथ क्या होती है, E इक्वल टू KL होता है, एंड E हमें गिवन है दैट इज 2, एंड K हमें निकालना चाहिए, एंड L हमें भी निकालना है, L भी नहीं पता, दोनों ही नहीं पता। अब K क्या होता है, K होता है VAB बाई L, जहां पे L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द AB, दैट इज LAB लिख सकते हैं इसको, एंड VAB को हम लिख सकते हैं IRAB डिवाइडेड बाई LAB। I की वैल्यू हमें प्राइमरी सर्किट में गिवन है दैट इज 0.5 एम्पियर, तो दैट मींस 0.5
रेजिस्टेंस ऑफ दिस AB इज आल्सो गिवन, दैट इज 10 ओम। रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, सो इनटू 10 डिवाइडेड बाय लेंथ भी गिवन है कितनी 4 मीटर, तो दैट इज 4, तो ये हो जाएगा 5/4 यानी कि 1.25 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। नाउ अगर मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 विल बी इक्वल टू 5/4 इंटू एल, तो दैट मीन्स एल हो जाएगा 4 टू 8/5, दैट मीन्स 8/5 होता है 1.6 मीटर, तो दैट मीन्स 1.6 मीटर पर आपको बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी, दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, if radius of a potentiometer wire is increased 4 times keeping its length and potential difference across it constant, then the value of its potential gradient will be, again सेम बात जो भी मैंने समझाई थी वही बात सवाल पूछ रहा है। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हो, रेडियस को बदल रहे हो बट लेंथ क्या है सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम है, ठीक है, एंड जो के होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट वो होता है VAB बाई LAB, दोनों को क्या रखा है सेम रखा है, एंड अगर दोनों को सेम रखा है तो मतलब के विल रिमेन सेम, नहीं चेंज होगा, ठीक है। मैथमेटिकली मैंने अभी पहले भी प्रूफ किया था, अभी 2 मिनट पहले क्वेश्चन नंबर 2 था शायद, ठीक है, उसमें भी प्रूफ किया था, तो दैट मींस के विल रिमेन सेम, तो दैट मींस ऑप्शन डी हो जाएगा आपका एकदम सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, potentiometer wire PQ is 100 centimeter long and its resistance is 2R, okay, where R is the internal resistance of the battery, the balancing length PC is equal to, तो balancing length PC कितनी होगी, तो PC के लिए balancing length निकालनी है, तो that means E/2 this will be equal to K into PC, ठीक है। तो अगर मैं K की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा, तो K की वैल्यू कैसे निकालोगे, K की वैल्यू हो जाएगी that will be equal to VPQ divided by LPQ, VPQ divided by LPQ, and VPQ हो जाएगा I into RPQ divided by LPQ। I क्या हो जाएगा, प्राइमरी सर्किट के अंदर बैटरी कितने की लगाई है E की, रेजिस्टेंस कितना है R तो ये है, प्लस इस PQ का रेजिस्टेंस गिवन है कितना 2R, तो दैट मींस ये हो जाएगा कितना 2R, ये तो हो गया करंट, RPQ कितना है दिस इज 2R, एंड LPQ कितना है दैट इज 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सारे सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में ही रखेंगे, ठीक है। तो दिस विल बिकम E/3R into 2R divided by 100, तो दैट मींस R से R हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा कितना, दिस विल बी 2E/300, ठीक है, ये आ जाएगी K की वैल्यू, एंड अगर K की वैल्यू आ गई तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, तो दैट मींस वी विल राइट E/2 विल बी इक्वल टू 2E/300 इनटू PC, तो यहां से बेटा आपका ये जो E है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बिकम 300/2 into 2 4, this is equal to PC, तो that means PC हो जाएगा 300/4, this is 75, so 300/4 will be 75 सेंटीमीटर, तो that means ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है बेटा पोटेंशियोमीटर को समझना, अगर आपको बस पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ में आता है क्या होता है, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो और उसके बाद सिंपल सर्किट से नॉर्मल सर्किट सॉल्व करते हैं। आयत सर भी यही कहते हैं कि पोटेंशियोमीटर इज नथिंग बट ए सर्किट, एक नॉर्मल सर्किट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पोटेंशियोमीटर इज मोस्ट सेंसिटिव देन वोल्टमीटर बिकॉज, अब मैंने वोल्टमीटर के अंदर आपको पहले ही बताया था कि वोल्टमीटर जो आइडियल वोल्टमीटर होते हैं उनका रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट होता है एंड वो कोई करंट ड्रॉ नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में आइडियल तो कुछ है नहीं, क्या है, रियल वोल्टमीटर होते हैं, एंड रियल वोल्टमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से वो करंट ड्रॉ करता है आपके प्राइमरी सर्किट से, मेन सर्किट में से, तो आपको जो वहां पे रीडिंग मिलती है वो इनएक्यूरेट मिलती है, ठीक है। वोल्टमीटर जो होता है वो ड्रॉ करता है, ड्रॉज करंट फ्रॉम दी मेन सर्किट, जो मेन सर्किट है उसमें से करंट ड्रॉ करता है
that's why it gives inaccurate reading. क्या देता है? inaccurate reading देता है। ठीक है, ये कहानी तो हुई वोल्ट मीटर की। और पोटेंशियोमीटर के लिए क्या है? पोटेंशियोमीटर does not draw any current from the secondary circuit or the main circuit from which reading is to be taken, जिस सर्किट में से आपको रीडिंग लेनी है, उस सर्किट में से पोटेंशियोमीटर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है। इसी वजह से पोटेंशियोमीटर जो है वो बहुत एक्यूरेट रीडिंग देता है। ठीक है, so potentiometer is more sensitive than voltmeter because potentiometer does not draw any current from a source of unknown potential difference। ठीक है, it does not draw any current from the source। ठीक है, जो मेन सोर्स है उससे कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है। दैट्स व्हाई ये आपको एक्यूरेट रीडिंग देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Two cells of EMF E1 and E2 are to be compared in a potentiometer. E1 is greater than E2. When the cells are used in series correctly, the balancing length obtained is 400 centimeter। करेक्टली का मतलब है बेटा यहाँ पे कि आपने सेम पोलैरिटी में लगाया है। करेक्टली का मतलब है सेम पोलैरिटी। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव। और ये आपने सेल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है तो आपको हो सकता है अभी शायद दिक्कत आई हो उसको करने में, बट लेकिन मैं बताऊंगा मैं कैसे लगता है। The balancing length obtained is 400 centimeter when they are used in series, but E2 is connected with reverse polarities. The balancing length obtained is 200 centimeter. The ratio of the EMF of cells is। तो देखो जल्दी सर्किट बना के दिखाता हूँ आपको कैसा बनेगा। Let's suppose ये आपका प्राइमरी सर्किट, ये आपका पोटेंशियोमीटर का वायर। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर का वायर। क्लियर? ये आपको कोई बैटरी लगी है E, ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, और ये आपका लेट सपोज रियोस्टेट है। ठीक है, एंड ये कोई AB वायर है पोटेंशियोमीटर का। नाउ आपके पास दो कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन क्या था? पहले कॉम्बिनेशन के अंदर आपने करेक्ट पोलैरिटी में लगाया। करेक्ट पोलैरिटी का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव, ये मतलब होता है करेक्ट पोलैरिटी का, यानी कि सेम पोलैरिटी भी कह सकते हो उसको। तो जब आप सेल कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, बट अभी के लिए याद कर लो क्या कि अगर मेरे को सीरीज में सेम पोलैरिटी लगानी है तो मतलब क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, नाउ सेकंड केस में क्या है? सेकंड केस में हमारे पास है अपोजिट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी। इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एंड लेट्स से हमारे पास एक टू वे स्विच है। क्या है? टू वे स्विच है। एंड यहाँ पे लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, यहाँ ऐसे करके कनेक्टेड है। ये सर्किट है। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, तो जब 1 and 2 आर कनेक्टेड, जब 1 and 2 कनेक्ट होंगे, ठीक है, तब क्या होगा? ये E1 और ये E2, इनकी वजह से बैलेंसिंग लेंथ आएगी। एंड अगर इनकी वजह से बैलेंसिंग लेंथ आएगी तो इसका मतलब ये है कि आपका जो EMF हो जाएगा वो हो जाएगा E1 प्लस E2। अभी आपको फिर से डाउट आएगा इसके अंदर, क्योंकि अभी आपने सेल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है, बट अभी फिर याद कर लो फिर से कि सीरीज में आपका जो नेट EMF होता है वो डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN। जैसे रेजिस्टेंस ऐड करते हो सीरीज में, एग्जैक्टली सेम आप क्या कर सकते हो? आप सेल्स का EMF ऐड कर सकते हो सीरीज में। अगर सेम पोलैरिटी में है तो उनको प्लस करोगे, एंड अगर रिवर्स पोलैरिटी में है तो उनको माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो E1 प्लस E2, लेट सपोज इनकी वजह से जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है L1 कितनी? 400 सेंटीमीटर। सो K इंटू 400, where K is the potential gradient। सेकेंड केस, यानी कि जब आपने
सॉरी 1 एंड 2 कनेक्ट किया था पहले। नाउ अगर हम 1 एंड 3 कनेक्ट कर दें, 1 एंड 3 आर कनेक्टेड, जब 1 और 3 को कनेक्ट करोगे तब क्या होगा, ये E1 और ये E2, तब आएगा आपका E1 माइनस E2, दिस विल बी इक्वल टू K एंड बैलेंसिंग लेंथ है आपकी 200, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। नाउ अगर इनका रेशियो लेते हैं तो क्या आएगा, यू विल गेट E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई E1 माइनस E2, दिस विल बी इक्वल टू 400 बाई 200। अब यहाँ पे E1 माइनस E2 क्यों किया था, क्योंकि रिवर्स पोलैरिटी में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रिवर्स पोलैरिटी में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू 400 बाई 200, तो दिस विल बिकम 2। तो क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यू विल गेट E1 प्लस E2, दिस विल बी इक्वल टू 2E1 माइनस 2E2, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा यहाँ से 3E2, दिस विल बी इक्वल टू E1, तो इसका मतलब E1 बाई E2 आ जाएगा यहाँ से कितना, 3/1। E1 बाई E2 आ जाएगा कितना, 3/1, तो दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, in a potentiometer arrangement a cell of EMF 1.2 volt 1.25 volt gives a balance point at 35 centimeter length of the wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point shifts to 63 centimeter, what is the EMF of the second cell? ये सवाल आपका एनसीईआरटी का है एंड जहां तक मेरे को याद है दिस इज एक्सरसाइज 3.12, जहां तक मेरे को याद है, करेक्शन हो तो चेक कर लेना। सो आपको पता है कि बैलेंसिंग लेंथ जब निकालते हैं किसी के लिए, सेल के लिए, तो E इक्वल टू क्या लिखते हैं, KL के बराबर। सो पहले वाले का अगर मैं E1 लिखता हूं तो उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी L1, एंड दूसरे वाले के लिए अगर EMF E2 लिखते हैं तो उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी L2। तो दैट मींस E1 बाई E2 कितना हो जाएगा, 1.25 डिवाइडेड बाई E2 हमें निकालना है, सो E2 को ऐसे रहने देते हैं। K L1 कितना है, L1 है 35 सेंटीमीटर, सो दैट इज 35 डिवाइडेड बाई K, L2 कितना है, L2 भी 63, तो यहां से कर दो K से K को 5, 7 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, तो दैट मींस 1.25 डिवाइडेड बाई E2, दिस विल बी इक्वल टू 5/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो E2 आ जाएगा यहां से 9 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 5, सो 9 इंटू 1.25 ये हो जाएगा आपका समथिंग, दिस विल बी 11.25 डिवाइडेड बाई 5, एंड इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5 से 11 कैंसिल करोगे 2, तो 1 बचेगा, 1 इंटू 12 तो दैट इज अगेन 2 बचेगा, एंड फिर 2 5 दैट इज 5 आ जाएगा, सो 2.25 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, 2.25 वोल्ट। तो दैट मींस सेकंड सेल का जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, दैट विल बी 2.25 वोल्ट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, a figure shows a 2 volt potentiometer used for the determination of internal resistance of 1.5 volt cell, यानी कि आपके पास एक 2 वोल्ट का पोटेंशियोमीटर यानी कि बैटरी लगा रखी है कितने की, 2 वोल्ट की प्राइमरी सर्किट में, एंड इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं कितने का, एक 1.5 वोल्ट सेल का। द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन द ओपन सर्किट इज 76.3, जो बैलेंस पॉइंट आ रहा है किसके लिए, ओपन सर्किट में, वो कितना आ रहा है 76.3। व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 9.5 ओम इज यूज्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल, जब आपने एक्सटर्नल सर्किट कितना यूज किया 9.5 ओम्स का, द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया कितने पे, 64.8 सेंटीमीटर पे। द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर द डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो आपको R की वैल्यू निकालनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो वी नो द फॉर्मूला दैट इज R इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल R। सो L1 कौन सी होती है जब आपका ओपन सर्किट होता है, दैट इज 76.3, सो 76.3 डिवाइडेड बाई L2 कितना है, L2 इज 64.8 माइनस 1 इनटू R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 9.5 ओम, तो दैट इज 9.5। सॉल्व कर सकते हैं इसको, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 64.8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 76.3 माइनस 64.8,
इंटू 9.5, 76.3 मैंने 64.8, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कितना 13 से 8 5, देन 5.5 में से 4 दैट इज 1 एंड 7 से 6 दैट इज 1, तो 11.5 डिवाइडेड बाय 64.8 इंटू 9.5। सो इस डेसिमल से इस डेसिमल को कैंसिल कर दो, इस डेसिमल को हटाओगे तो 10 आ जाएगा, इस डेसिमल को हटाओगे तो 10 आ जाएगा, तो दैट मींस यू आर गेटिंग 115 इंटू 95 डिवाइडेड बाई 648 इंटू 10। अब ये बहुत टिपिकल लग रही है करने के लिए, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे करते हैं अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन करते हैं। देखो अप्रोक्सीमेट आंसर निकालता हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है तो बैठ के लगे रहो, डिवाइड करते रहो, बट अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाल सकते हैं। कैसे वो मैं दिखाता हूँ। 95 है और ये 648 है, 95 जैसे ही आता है स्ट्राइक में तो हमारा 19 का टेबल दिमाग में आता है, एंड 19 5 जब होता है 95। अब 19 से अगर मैं इसको कैंसिल करने की कोशिश करूंगा तो यहां से आएगा कितना, देखो 19 3 जा होता है 57, तो ये बचेगा 7 और ये हो जाएगा 78, और 78 तो नहीं होता लेकिन 76 होता है। क्या होता है? 76 होता है। तो दैट मींस मैं 648 को अप्रोक्सीमेटली क्या कर सकता हूँ, 646 कंसीडर कर सकता हूँ, एंड यहां पर आ जाएगा कितना, ये अप्रोक्सीमेटली 34 आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 34 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा कितना, दिस विल बिकम 115 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 34 इंटू 10, इसको भी कैंसिल कर दो तो ये 2 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 115 डिवाइडेड बाई 68, 68 इंटू 2 होता है, दिस इज 136, ठीक है, दिस इज 136। सो आप कैंसिल करना चाहो तो इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज, और छोटा कर लें क्या, और छोटा कर सकते हैं, दैट इज 115 into 3 that can be written as 15 4 and 3। ओके, एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 115 into 5 डिवाइडेड बाई 340, एंड 340 और ये जो हो जाएगा दिस इज अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 3, क्योंकि 340 को अप्रोक्सीमेट करो 345 के, एंड तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3, तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेट आंसर एज 5/3, दैट मींस ये हो जाएगा 1.667, एंड दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 1.7 ohms। क्लियर? तो आप अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकाल सकते हो, आसान हो जाती है कैलकुलेशन। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो टेबल पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो दैट मींस द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिस r will be equal to 1.7 ohms। एंड ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था आई गेस, जहां तक मेरे को याद है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 3.23 ऑफ योर एडिशनल एक्सरसाइज, ठीक है। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस DPP 9। आई होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।